डॉक्टर साहब, जो अभी सूरत हाल मुल्क में बन चुकी है, एक जानिब हुकूमत ये कहती है कि किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे, तजावीज़ हुकूमत ने पेश की लेकिन पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सिचुएशन हमें कहाँ पे लीड कर रही है अभी? देखिए, इस्लामाबाद तो टोटल, बल्कि इस्लामाबाद नहीं, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में बहुत से इलाके, खैबर पख्तूनख्वा से तो इतलात यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन पंजाब और बाकी जो मकामात हैं, तकरीबन तमाम रस्ते इस्लामाबाद में आ भी नहीं सकते और इस्लामाबाद से बाहर जा भी नहीं सकते। और कंटेनर्स तकरीबन तमाम बड़ी शाहराहें बंद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद के में दाखिल होने के तमाम ही रास्ते बंद हैं। और मार्केट्स, दुकानें, ये भी कहा जा रहा है कि जी इंटरनेट शायद बंद हो जाए किसी भी वक्त। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से इतलात आ रही हैं, पंजाब में, सिंध में, कि जी तैयारी हो रही है वहाँ पे कल यहाँ पहुँचना है बाहर सूरत, लेकिन वो क्या पहुँच पाएंगे, क्या इज्तिमा होगा, क्या तसादुम होगा, अगर रोका गया तो रास्ते में धरने दे दिए जाएंगे, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। और अभी तक एक मुकम्मल जो है वो डेडलॉक भी है, और आप ये समझें कि तलखी अरूज पे भी हैं। और अब मेरा ख्याल है कि वक्त भी नहीं है इस बात का, क्योंकि कुछ काफ़िले जो हैं वो चल पड़े हैं सिंध से। तो उनका कहना ये है, अली मादिल शेख साहब की तरफ से कहा गया है कि उनके काफ़िलों के ऊपर रोकने की कोशिश हुई है और झड़पें हुई हैं। तो मुख्तलिफ इतलात हैं, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ तक क्या वो पहुँच पाते हैं इस्लामाबाद तक या नहीं, या उससे पहले किसी किस्म की बातचीत होती है इंतज़ामिया के साथ, हुकूमत के साथ, रियासती इदारों के साथ, ये अब देखना है। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप समझें कि यानी स्टैंड स्टिल है पूरा मुल्क। और उसके साथ ही ये भी इतलात हैं जो नेक्टा की तरफ से कि जी अफ़गानिस्तान से जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हुए हैं पिछले चंद दिनों में, और अटैक्स हो सकते हैं मुख्तलिफ शहरों में भी, इस्लामाबाद में भी। तो ये वो भी उनकी तरफ से वार्निंग आई है। और पिछले 10-12 दिन 15 दिन जो है उसमें बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि हम बाहर सूरत हर हाल में हम निकलेंगे और हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो यहाँ एक बड़े तसादुम की बहुत जिसमें नुकसान हो सकता है सबका, मुल्क का भी, और इंसानी जान, अल्लाह ना करे कोई ऐसा नुकसान हो, या लोगों का माल या बाकी मामला, लेकिन तलखियाँ अरूज पे हैं। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में मेरे साथ कल आदिल नजम साहब थे, जिनके साथ एक तवील नशिस्त हुई। तवील नशिस्त इस तरह से हुई कि जो जिन्होंने यूट्यूब पे देखा उन्होंने तो पूरा देख लिया, लेकिन वैसे वो 35-40 मिनट के अंदर ज़ाहिर है कि टीवी पे भी जा रहा था। बहुत सी शख्सियात जो उसको यूट्यूब पे देखते हैं तो वो समझते हैं कि यूट्यूब पे वो पहले टीवी पे जा रहा होता है, तो टीवी पे वो 30-35 मिनट का प्रोग्राम, फिर उसको हमने खींचा थोड़ा सा उसको डिस्कशन को। तो उसमें उनसे भी बात हो रही थी कि ये जो टर्मोइल है, या ये जो केओस है, या ये जो बेचैनगी और बहुत ज़्यादा हिजान और बहरान है, ये क्या पूरी दुनिया में है, ये पाकिस्तान में है, लेकिन इसमें जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, और इनका कोई इनका कोई कल्मिनेशन कहाँ होगा, ये ख़त्म कहाँ होंगे। यानी पाकिस्तान में अब जो सूरत हाल इस वक्त है, तो ये इसका एंड गेम क्या है, आखिर में क्या होगा जाके, मतलब लोग टकरा जाएंगे आपस में, नुकसान होगा मुल्क में, क्या होगा। तो मतलब ये बात जो है अभी तक ये बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी का सबब है कि अगर ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल नहीं होते तो फिर ये किस तरफ जाएंगे। और यही हालात जो हैं ये हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैंने पिछले कई दिनों से मैं एक बात, बल्कि काफ़ी महीनों से मैं एक बात करता आया हूँ, और मैं ज़ाहिर है कि अपना एक नुक्ता नज़र रखता हूँ कि शायद हम लोग जो हैं वो क्या एक बड़ी आलमी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, और उसके मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, जिसमें इंटरनल केओस भी है और जिसमें एक्सटर्नल केओस भी है, और उसमें जो है वो ये तमाम जो है एक मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, और उसमें मुल्कों के अंदर बेचैनी और ये सारा। तो आज
स्काई न्यूज़ ने ये सवाल उठाया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये आलमी जंग की बहस दुनिया में क्यों हो रही है। तमाम दुनिया में ये बहस है और मैं ये समझता हूँ काफ़ी अरसे से, गुज़रे कई सालों से, कि एक बड़ी जो है वो एक बड़ी जंग है जिसके बहुत सारे महाज खुल चुके हैं। तो आज स्काई न्यूज़ ने बात छेड़ी है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का क्यों डिस्कशन हो रहा है पूरी दुनिया में। और उसके साथ ही जो ग्लोबल टाइम्स ने कुछ अर्सा पहले का है, ये अगर 15 स्लाइड हम दिखाएं तो ग्लोबल टाइम्स ने चाइना से ये बात की थी कि इज़ वर्ल्ड वॉर 3 इनएविटेबल, क्या हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं उस जगह तक जहां वर्ल्ड वॉर 3 हो। और फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि ट्रंप अलाइज, 17वीं स्लाइड अगर हम देखें, कि ट्रंप के जो इत्तेहादी हैं वो बाइडन को वार्न कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आप चले जाएंगे अगर आपने यूक्रेन को इजाज़त दे दी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, जो कि इजाज़त दे दी, उसके बाद इजाज़त दे दी बाइडन ने। और ABC न्यूज़ ये कह रहा है कि क्रेमलिन ने वार्न किया अमेरिका को कि वर्ल्ड वॉर 3, 16 स्लाइड, ये तीसरी आलमी जंग होगी अगर वेपन्स जो हैं वो अमेरिका के वेपन्स, तैयार करदा वेपन्स रशिया में आके गिरे, और वो गिर चुके हैं। अच्छा, अब ये जो बात है सारी, ये एक वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बात की कि स्टॉपिंग पुतिन इन यूक्रेन, अगर यूक्रेन में रोका गया तो रोक दिया गया यूक्रेन में, तो जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ता हुआ रास्ता शायद रुक सके, जो कि नहीं रोका जा सका पुतिन को। तो ये सारी जो बात हो रही है, मतलब मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से, कि ये शायद ही वही दौर है जिस वक्त हम यहाँ हिंदुस्तान में या जो पाकिस्तान में अब है, वहाँ पर हम यहाँ बैठ के उस वक्त ये सोचते होंगे कि अच्छा यार कोई बड़ी जंग छिड़ गई है। और ये बात भी हम जहन में रखें कि जब यहाँ पे जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में उस वक्त तो ज़ाहिर आज़ादी नहीं थी, दूसरी जंग अज़ीम जब चल रही थी, तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो पहले ऑटोमन एम्पायर के साथ थे ज़ाहिर है, और उसके नतीजे में यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट या तहरीक खिलाफत चली थी। ऑटोमन एम्पायर तहरीक जो सल्तनत उस्मानिया के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, उनकी चली थी पहली जंग अज़ीम। और उसके बाद और दूसरी जंग अज़ीम जब आई है तो यहाँ के जो मुसलमान थे या यहाँ के जितने भी रहने वाले थे वो जर्मनी के साथ थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बरतानिया जर्मनी से लड़ रहा था, तो यहाँ के रहने वाले जर्मनी के लिए दुआएं करते थे। और उस ज़माने में अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे, जिनमें से एक होता था कि जर्मन सिल्वर के बर्तन हैं, यानी बर्तन जो अच्छे किस्म के होते थे उनका नाम ही जर्मन सिल्वर पड़ गया था। अच्छा, एनीवे, तो अब वहाँ जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पूरी दुनिया, उसमें ये पाकिस्तान का जो इंतशार है, खिलफिशार, इस वक्त ये खुद पैदा हुआ है और ये रोका नहीं जा रहा, इसको ये रुक नहीं पा रहा। ना इसको सियासी अंदाज में रोका जा सकता है, ना इसको अब ये अदारे क्या अब आपस में या अवाम के सामने या किस तरह से आएंगे, पुलिस केपी से, मतलब एक बहुत हिजानी कैफियत है इस वक्त पूरे मुल्क में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं इसको मैन मेड क्राइसिस कहता हूँ यहाँ पर भी, और बाकी भी कई दुनिया में जो हालात ख़राब हैं वो मैन मेड क्राइसिस ही है, जो कि एक्सकेलेट होता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो एक पिछले 24 घंटों में, ये तो एक मजमूई बात जो है वो काफ़ी दिनों से हुई और वो उसी तरह से अब वो डिस्कशन में आ गई है कि क्या ये तीसरी आलमी जंग है। क्योंकि जो अगर यूक्रेन से हम शुरू करें इस बात को, कि 24 घंटों में ये हुआ है कि जो उनके सजाई कैराकेव हैं, अगर हम फर्स्ट स्लाइड को दिखाएं तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो मिसाइल्स हैं ओरिशिंक मिसाइल्स, वो तमाम यूरोप को हिट कर सकते हैं, तमाम यूरोप को। और उन्होंने कहा है कि इसकी सीरियल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गई है और मॉस्को ऑलरेडी जो है वो 25% कोराखोफ का इलाका या जिसको कर्ज कहते हैं वहाँ पे वो आ चुका है। अच्छा, यानी वो जो हैं वो, और ये 40% वापस यूक्रेन से छीन लिया है, इसको राइटर्स भी कंफर्म कर रहा है। राइटर्स को थर्ड स्लाइड से कोट कर देते हैं हम। यानी इसका मतलब ये हुआ, और उसके साथ ही 50,000 जो
इंडिपेंडेंट बरतानिया से खबर दे रहे हैं कि 50,000 जो रशियन ट्रूप्स हैं वो पहुंच गई हैं, और लेकिन वो पहुंचने के बाद जो है वो अब उनकी तादाद जो है वो शायद 60,000 के करीब हो गई है। अच्छा, अब इसमें यहाँ जो इशू है सारा वो ये है कि इस पूरे किस्से में एक मज़ीद जो किरदार है, यानी किरदार उसको कहा तो किरदार ही जाता है लेकिन किसी आदमी का नाम नहीं है, उसको आदमी ना समझें, वो एक जनरल हैं। लेकिन उन जनरल के का जिक्र करने से पहले मैं ज़रा बीबीसी की अगर सेकंड स्लाइड देखें तो हम ये यूक्रेन और कीव का वेदर देखें, और उनका जो मौसम है आज वो 0 से और तमाम हफ्ता जो है वो -6 तक उनका टेम्परेचर चला जाएगा। और ये जो -6 है उनका, ये बहुत ज़्यादा, आप समझें कि ये जो है ये इसमें सर्दी भी है, बर्फ़ भी है, इसमें दलदलें, मर्ड, ये बहुत ज़्यादा वहाँ का जो मौसम है ये ख़राब होता है। और ये जो मौसम ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको तारीख़ में जनरल विंटर या जनरल फ्रॉस्ट या जनरल मर्ड, ये जिक्र मैंने पहले भी किया कि सर्दी का जब मौसम आता है तो वो रशिया को सूट करता है। रशिया जिस भी इन दूसरी फौज से लड़ रहा होता है, सर्दियां आ जाती हैं तो तारीखी तौर पे रशिया को उसका फ़ायदा होता है। और सबसे पहले ये हुआ था जब रशिया की 18वीं सदी के आगाज़ में उनकी स्वीडन से जंग हुई थी, और स्वीडन के जो शाहचाज थे उन्होंने 1707 में अटैक कर दिया, रशिया को इन्वेड किया, और 1709 में यानी दरमियान में जब वो पहुंचे आगे भरपूर कुव्वत के साथ, तो अचानक ये हुआ कि वहां पर जिसको कहते हैं ग्रेट फ्रॉस्ट ऑफ यूरोप, वो ग्रेट फ्रॉस्ट ऑफ यूरोप जो है उसने वहां पर चारों तरफ से पूरे यूरोप को तकरीबन उसने घेर लिया। तो एक तारीखी धुंध जो है वो यूरोप में आई, और उसका ये नतीजा निकला कि पोल्तावा में स्वीडन को शिकस्त हो गई, और स्वीडन की जो है वो 35,000 फौज वहाँ फंस गई, 35,000 फौज वहाँ मारी गई। ये हुआ पहली दफ़ा जो जनरल फ्रॉस्ट, यानी जनरल फ्रॉस्ट का मतलब ये है कि जो सर्दियाँ हैं वो उसकी अलाय बन जाती हैं रशिया की जब सर्दियों में जंग होती है। अच्छा, इसी तरह से फिर तकरीबन 100 साल के बाद नेपोलियन बोनापार्ट, ये पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ लेकिन अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा वही सिलसिला शुरू हो रहा है तो हम उसको रिकॉल करते हैं। फिर ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो 6,10,000 फौज के साथ जो है वो हमलावर हुए जो है वो रशिया पे, और रशिया पे जब हमलावर हो गए तो ये हुआ के साथ जनरल फ्रॉस्ट आ गए दोबारा। अच्छा, वो रशिया जाते जाते जो है वो ये हुआ कि 6,10,000 फौज में से 1,00,000 फौज उनकी बच गई और वापस से लौटी, तो 5 लाख फौज मारी गई नेपोलियन बोनापार्ट की। और फिर आखिरी दफ़ा ये हुआ कि ये 1941 में जो हिटलर की फौज, जर्मन्स ने जब अपना ईस्टर्न फ्रंट खोला, तो हिटलर जर्मनी की जो शिकस्त की सबसे बड़ी वजूहात हैं, बड़ी वजूहात, उनमें से एक ये थी कि उसने सोवियत यूनियन के साथ जो है वो जंग छेड़ दी। और ये हुआ कि उस वक्त भी ऑपरेशन बारबाडोस जिसको कहते हैं, तो उस वक्त ये हुआ कि वो मॉस्को से जाने से पहले जर्मन्स ने यूक्रेन पे कब्ज़ा किया, और फिर प्लान था कि मॉस्को जाएं और वहाँ पर फिर जनरल फ्रॉस्ट आ गया मदद को, यानी मौसम सरमा, यानी ये जो सर्दियों का मौसम है। और उसमें यह हुआ कि जर्मन्स फंस गए और बुरी तरह से हिटलर की फ़ौजों को यहाँ से शिकस्त हुई, और वो उससे जो है वो बच नहीं सके। और फिर इसी दौरान ज़ाहिर है बाकी कुव्वतें भी आ गई, अलाइज भी आ गए, तो अगर वो ईस्टर्न फ्रंट ना खुलता हो, जनरल फ्रॉस्ट मदद के लिए ना आता मॉस्को की, यानी ये मौसम, तो शायद तारीख किसी और तरफ चली जाती। अच्छा, अब ये है कि अब फिर दोबारा सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, मैं यूक्रेन का मौसम इसलिए बता रहा हूँ कि यूक्रेन जो भी मॉस्को की तरफ इन्वेट करता है तो उसको फेवर मिलती है सर्दियों से। कई हमने देखी जंगें ऐसी, आपको शायद याद हो लोगों को कि यहाँ पर भी जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की अमेरिका से जंग हो रही थी,
तो सर्दियां आती थी तो जंग रुक जाती थी। और फिर ये होता था कि स्प्रिंग ऑफेंसिव का नाम आता था कि जी मौसम में बहार होगी तो स्प्रिंग ऑफेंसिव, तालिबान भरपूर हमला करेंगे, लेकिन सर्दियों में उन्होंने जंग रोक दी है। तो यहाँ वहां पर यह है कि वहां पर भी सर्दियों में जंग जब होती है तो उसका यूक्रेन कोशिश करेगा रोकने की, लेकिन रशिया उसमें जो है वो यूक्रेन को, जैसे रशिया ने इससे पहले जर्मन्स को या फ्रेंच को या स्वीडिश फौजों पे अटैक्स किए, तो रशिया इसमें अटैक्स अपने बढ़ाएगा।